नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन का कह सकते हैं अभिन्न हिस्सा है। भारतीय मीडिया। हम अक्सर सुनते हैं इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक प्रहरी, एक वॉचडॉग। पर क्या ये भूमिका इतनी सीधी है? इसकी असलियत काफी परतदार और जटिल है। बिल्कुल, ये सीधी रेखा नहीं है। इसमें कई कोण हैं। हाँ, तो हमारे सामने एक लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जो भारतीय मीडिया के दोनों पहलुओं पर, मतलब इसकी शक्तियों और इसकी कमजोरियों, यानी इसके गुणों और दोषों, दोनों पर गहराई से नजर डालते हैं। जी, एक संतुलित विश्लेषण की कोशिश है। ये सिर्फ एक सतही अवलोकन नहीं, बल्कि एक विश्लेषण है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। तो चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मीडिया कैसे जानकारी हम तक पहुंचाता है, कैसे ये हमारी सोच को, समाज की राय को आकार देता है। और कैसे ये सत्ता पर निगरानी रखने का दावा करता है। हाँ, वो निगरानी वाली बात। लेकिन साथ ही हम उन गंभीर सवालों पर भी गौर करेंगे जो इसकी कार्यप्रणाली पर उठते हैं, जैसे सनसनी फैलाने की प्रवृत्ति क्यों है, हम्म। खबरों में पक्षपात क्यों दिखता है, और गलत या कहिए भ्रामक सूचनाओं का फैलना। हाँ, ये सब बहुत अहम सवाल है आज के दौर में। कोशिश रहेगी कि एक संतुलित तस्वीर पेश की जाए जैसी स्रोत में दी गई है। तो शुरुआत करते हैं सकारात्मक पक्ष से, उन गुणों से जिनकी वजह से मीडिया को इतना महत्व दिया जाता है। स्रोत इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है। ये एक भारी शब्द है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। देखिए, जैसे किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका होती है, कानून बनाने वाली संस्था, फिर कार्यपालिका, कानून लागू करने वाली, और न्यायपालिका, न्याय करने वाली। ये तीनों शक्ति संतुलन बनाए रखती हैं। जी। उसी तरह मीडिया को एक चौथी स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसका बुनियादी काम है पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सत्ता को जवाबदेह बनाना। अच्छा। ये एक सेतु की तरह काम करता है, सरकार और जनता के बीच या कॉरपोरेट जगत और समाज के बीच। ये सुनिश्चित करता है कि जिनकी जिंदगी फैसलों से प्रभावित होती है, उन तक सही जानकारी पहुंचे और उनकी आवाज भी सुनी जाए। बिल्कुल, उनकी आवाज भी। और ये जानकारी पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया भी तो यही है। आज चाहे वो पारंपरिक टीवी चैनल हो, दशकों पुराने अखबार हो, हाँ, रेडियो भी। रेडियो की आवाज हो, या फिर तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल और सोशल मीडिया स्पेस, हमारी दुनिया की खिड़की तो यही मीडिया है। सही कहा। लेख के अंश इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे मीडिया सामाजिक कुरीतियों, राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे चुनाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, शिक्षा नीतियां। शिक्षा नीतियां और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों पर लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाता है। ये सिर्फ सूचना देना नहीं, बल्कि एक तरह से चेतना जगाना भी है। आपने बिल्कुल सही कहा। सूचना प्रसार के साथ ही मीडिया का एक और अत्यंत शक्तिशाली कार्य है जनमत का निर्माण करना। मतलब किसी मुद्दे पर समाज की सामूहिक सोच को दिशा देना। जनमत निर्माण। ये कैसे होता है? हाँ, यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये कैसे होता है। स्रोत इशारा करता है कि मीडिया एजेंडा सेटिंग के जरिए, मतलब ये चुनकर कि किन खबरों को प्रमुखता देनी है और किन्हें नजरअंदाज करना है, ये तय कर सकता है कि लोग किन मुद्दों पर सोचें और बात करें। अच्छा, मतलब किन मुद्दों को अहमियत दी जाए। बिल्कुल। और इसके अलावा फ्रेमिंग के जरिए, यानी किसी खबर को किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से पहलू उभारे जा रहे हैं, मीडिया हमारी राय को प्रभावित कर सकता है। ये एक सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव है। और इसी प्रभाव से जुड़ती है इसकी निगरानी या वॉचडॉग वाली भूमिका, जिसका जिक्र स्रोत में प्रमुखता से है। हाँ, वॉचडॉग। ये सिर्फ सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं है, है ना? मतलब सरकार की नीतियां, उनका कार्यान्वयन, अधिकारियों का आचरण, और साथ ही शक्तिशाली कॉरपोरेट घरानों की व्यावसायिक गतिविधियां भी, उन पर भी पैनी नजर रखना। हाँ, कहीं कोई नीति जन विरोधी तो नहीं, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, कहीं कॉरपोरेट मुनाफे के लिए पर्यावरण या मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। जी। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक स्वतंत्र और निडर वॉचडॉग ही लोकतंत्र को सही मायने में जीवंत रख सकता है। हाँ, ये वॉचडॉग भूमिका लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, कह सकते हैं। जब मीडिया सत्ता के गलियानों से खबरें लाता है, छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करता है या शक्तिशाली लोगों से कठिन सवाल पूछता है, हाँ, कठिन सवाल। तो ये
वास्तव में जनता के प्रहरी के रूप में काम कर रहा होता है। स्रोत में दिए गए विश्लेषण से ये साफ है कि ऐसी खोजी पत्रकारिता ने कई बार नीतियों में बदलाव लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद की है। तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। बशर्ते मीडिया खुद स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, ये शर्त जरूरी है। हाँ, ये शर्त बहुत जरूरी है। अच्छा, निगरानी की इस अहम भूमिका के अलावा जी। स्रोत मीडिया के दो और सकारात्मक योगदानों को रेखांकित करता है। एक, आपदाओं के समय, जी, बहुत महत्वपूर्ण। चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो या हाल के वर्षों में देखी गई कोई महामारी, ऐसे संकट के समय लोगों तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचाना, कहाँ राहत मिल रही है, क्या सावधानियां बरतनी है, सरकारी दिशा निर्देश क्या है, ये सचमुच जीवन रक्षक हो सकता है। बिल्कुल, मीडिया यहाँ एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं। जी। और दूसरा पहलू जिसे अक्सर हम मीडिया की मुख्य भूमिकाओं में शायद नहीं गिनते, लेकिन जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, वो है मनोरंजन और शिक्षा। मनोरंजन और शिक्षा, हाँ, ये भी तो मीडिया ही देता है। बिल्कुल। फिल्में, संगीत, खेल कवरेज, यात्रा वृत्तांत, विज्ञान या इतिहास पर आधारित ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्रीज और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, ये सब भी मीडिया के ही विविध रूप हैं। सही बात है। ये हमारे ज्ञान का विस्तार करते हैं और हमारे जीवन में कह सकते हैं रस घोलते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि मीडिया सिर्फ गंभीर मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका एक सांस्कृतिक और मनोरंजक आयाम भी है, जो बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई तस्वीर का एक रुख, सकारात्मक पहलू। लेकिन जैसा कि स्रोत स्पष्ट रूप से इशारा करता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो काफी चिंताजनक है। हाँ, चिंताजनक पहलू भी कम नहीं है। भारतीय मीडिया पर कई गंभीर आरोप भी लगते हैं, कई कमियां गिनाई गई हैं। इसमें सबसे प्रमुख और शायद सबसे ज्यादा दिखने वाला दोष है सेंसेशनलिज्म, यानी सनसनी फैलाने की प्रवृत्ति। हाँ, सेंसेशनलिज्म, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के मीडिया के सामने। इसका मतलब है खबरों को उनके वास्तविक महत्व से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, नाटकीय और भड़काऊ अंदाज में। बिल्कुल, नाटकीय भड़काऊ। अक्सर इसका मकसद होता है टीआरपी बढ़ाना, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जो चैनलों की लोकप्रियता का पैमाना माने जाते हैं, या फिर वेबसाइट पर ज्यादा क्लिक्स पाना। अच्छा, मतलब बिजनेस का दबाव। हाँ, काफी हद तक। इस होड़ में कई बार पत्रकारिता के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? स्रोत बताता है कि इससे अक्सर गंभीर और जरूरी मुद्दे वो दब जाते हैं। सही। लोगों का ध्यान ऐसी खबरों पर केंद्रित हो जाता है जो भावनात्मक रूप से उत्तेजित तो करती हैं, लेकिन समाज या देश के लिए शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। तो क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाना है या इसके और भी गहरे नकारात्मक प्रभाव हैं? इसके प्रभाव काफी गहरे हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटता है। दूसरा, ये समाज में एक तरह का गैर जरूरी डर, चिंता या आक्रोश पैदा कर सकता है। जब अपराध या दुर्घटनाओं को बेहद सनसनीखेज तरीके से दिखाया जाता है, तो लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा खतरा है, जिसका स्रोत जिक्र करता है, फेक न्यूज और अफवाहों का प्रसार। बिल्कुल, ये सेंसेशनलिज्म के माहौल में और तेजी से फैलता है। सनसनीखेज माहौल में गलत या भ्रामक जानकारी ज्यादा तेजी से फैलती है, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में जहां सत्यापन की प्रक्रिया अक्सर कमजोर होती है। और इसके परिणाम तो हम देख ही रहे हैं, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने से लेकर पता नहीं क्या क्या। हाँ, राजनीतिक अस्थिरता तक पैदा कर सकती है। ये बहुत खतरनाक है। फेक न्यूज के अलावा स्रोत पक्षपात यानी बायस के मुद्दे को भी बहुत गंभीरता से उठाता है। ये महसूस किया जाता है और अक्सर दिखता भी है कि कई मीडिया संस्थान या तो किसी खास राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति झुके हुए हैं, या फिर वे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों को साधते हुए नजर आते हैं। हाँ, ऐसे में उनकी रिपोर्टिंग कितनी निष्पक्ष रह पाती है, ये बड़ा सवाल है। ये मीडिया की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है। पक्षपात कई रूपों में दिख सकता है, जैसे किसी एक पक्ष की खबरों को ज्यादा कवरेज देना, दूसरे को नजरअंदाज करना, या भाषा का खेल, हाँ, सकारात्मक या नकारात्मक भाषा का चयनात्मक उपयोग करना, या फिर सिर्फ उन्हीं विशेषज्ञों या आवाजों को मंच देना जो एक विशेष दृष्टिकोण का समर्थन करते हों। और इसी से जुड़ी एक और खतरनाक प्रवृत्ति है पेड न्यूज। पेड न्यूज यानी पैसे लेकर किसी व्यक्ति, संस्था या उत्पाद के पक्ष में खबर की तरह सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना, और ये खुलासा न करना कि ये विज्ञापन है। मतलब ये हुआ कि पाठक या दर्शक जिसे निष्पक्ष खबर समझ रहा है, वो वास्तव में एक छुपा हुआ विज्ञापन या प्रोपेगेंडा हो सकता है। बिल्कुल, ये तो भरोसे के साथ एक तरह का धोखा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और जब ये भरोसा टूटता है
तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव ही हिल जाती है। अगर जनता को मीडिया पर यकीन ही नहीं रहेगा तो वो सूचना कहां से पाएगी, वो अपनी राय कैसे बनाएगी? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आज के इस जटिल मीडिया परिदृश्य में एक आम नागरिक कैसे विश्वसनीय और अविश्वसनीय स्रोतों के बीच फर्क करे। ये एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए मुझे लगता है मीडिया साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है। मीडिया साक्षरता, बिल्कुल सही। अच्छा, स्रोत कुछ और नैतिक चिंताएं भी उठाता है, जैसे सेलिब्रिटीज या कभी-कभी त्रासदियों के शिकार हुए आम लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक करना, उनकी निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी वायलेशन। हाँ, सार्वजनिक तमाशा बनाना, ये पत्रकारिता नहीं बल्कि अनैतिक आचरण है। स्रोत इशारा करता है कि ये अक्सर सेंसेशनलिज्म की भूख मिटाने के लिए किया जाता है। हाँ, उसी से जुड़ा है। इसी तरह अपराध, दंगों या युद्ध जैसी घटनाओं की रिपोर्टिंग में अत्यधिक हिंसा दिखाना, पीड़ितों की गरिमा का ध्यान न रखना या समाज में हिंसा और डर का माहौल बनाना भी मीडिया की गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। और इसका असर समाज पर क्या पड़ता है? इससे समाज में बेचैनी और भय बढ़ता है, जिसका लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। असुरक्षा की भावना बढ़ती है। और अंत में स्रोत दो और कमियों की ओर ध्यान दिलाता है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। एक, महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दों की अनदेखी। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषि संकट, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, इतने मुद्दे हैं जिन पर लगातार और गहरी कवरेज की जरूरत है। लेकिन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अक्सर बॉलीवुड गॉसिप, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल या हल्के फुल्के मनोरंजन में ही उलझा रहता है। क्या ये प्राथमिकताओं का गलत निर्धारण है? इसे प्राथमिकताओं का गलत निर्धारण कहा जा सकता है। शायद ये बाजार के दबावों या दर्शकों की कथित पसंद से प्रभावित होता हो, ऐसा तर्क दिया जाता है। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि जो मुद्दे वास्तव में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, वे हाशिए पे चले जाते हैं। उन्हें उतनी जगह नहीं मिलती। और दूसरी बड़ी कमी जिसका स्रोत जिक्र करता है, जब न्यूज एंकर या रिपोर्टर खुद ही जज बन जाते हैं। हाँ, ये आजकल बहुत देखने को मिलता है। ओपिनियनेटेड जर्नलिज्म जिसे कहते हैं। वे तथ्यों को प्रस्तुत करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत राय, अपने विश्लेषण को ही खबर की तरह पेश करने लगते हैं। बिल्कुल। इससे तथ्य और राय के बीच की जो महीन रेखा है, वो मिट जाती है और पत्रकारिता की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पाठक या दर्शक के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या तथ्य है और क्या प्रस्तुतकर्ता का अपना विचार। तो इन सभी गुणों और दोषों को, मीडिया की इन सकारात्मक शक्तियों और इन गंभीर चुनौतियों को एक साथ रखकर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? हम भारतीय मीडिया को कैसे समझें? व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब ये है कि भारतीय मीडिया, जैसा कि स्रोत के विश्लेषण से उभरता है, एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन विरोधाभासों से भरी इकाई है। ये वाकई एक दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार? हाँ, एक तरफ लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों को सूचित और सशक्त बनाने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सामाजिक बदलाव लाने की इसमें अपार क्षमता है। इसके सकारात्मक योगदानों को नकारा नहीं जा सकता। जी। दूसरी तरफ यही मीडिया सेंसेशनलिज्म, गहरे पक्षपात, फेक न्यूज के जानलेवा प्रसार, निजता के हनन और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त नजर आता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये साफ है कि मीडिया का समाज पर गहरा असर है, अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए नागरिकों के तौर पर हमें पहले से कहीं ज्यादा सजग और आलोचनात्मक होने की जरूरत है। हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, हमें यह समझना होगा कि हम जो देख, सुन या पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसे कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं उसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है। मीडिया लिटरेसी, जिसकी बात हमने की थी, ये संतुलन वाकई नाजुक है। मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करना जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, बिल्कुल, और साथ ही उसे अधिक जवाबदेह और नैतिक बनाना, ये एक निरंतर चलने वाली बहस और प्रयास है। आज भारतीय मीडिया के इन विभिन्न जटिल और महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस विस्तृत चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। अप्रत्यक्ष रूप से हमने स्रोत के आधार पर इसके गुणों और दोषों दोनों को समझने की कोशिश की। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर आगे और मंथन किया जा सकता है, जैसा कि स्रोत के विश्लेषण से भी ध्वनित होता है। जरूर। मीडिया की भूमिका आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक आईना है जो समाज को वैसा ही दिखाए जैसा वो है, जिसमें अच्छाई बुराई सब शामिल हो, या फिर इसका एक सक्रिय दायित्व भी है समाज को बेहतर बनाने का, उसे एक सकारात्मक दिशा देने का? ये बड़ा सवाल है। और अगर दिशा देनी है तो ये दिशा तय करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए?
क्या ये मीडिया संस्थान खुद तय करें, या सरकार की नीतियों का प्रभाव हो, या कॉरपोरेट हितों का, या फिर जनता का? या फिर ये जिम्मेदारी अंततः जनता की है कि वो तय करे कि उसे कैसा मीडिया चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें लगातार खोजना होगा, क्योंकि मीडिया का भविष्य हमारे समाज के भविष्य से जुड़ा है।